सीटेट 2022 या जनवरी 2023 कह सकते हैं, जो सीटेट का पेपर आप दे रहे हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। कल 28 तारीख को जो पेपर हुआ है उसमें भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीडीपी सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, सीटेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं और कल के पेपर में भी जिससे क्वेश्चंस बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आप सोल्व करेंगे सीडीपी सब्जेक्ट को। 30 नंबर में आपका सीडीपी का जो है पेपर बनता है, तो उसमें कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करते हुए पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से किसी एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जो है एक्सप्लेन किया था। इन्होंने बताया कि बच्चे में जो बुद्धि होती है वो जन्मजात होती है, उसका डेवलपमेंट जन्म के बाद स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। तो बुद्धि के बारे में इन्होंने क्या बताया, कितने प्रकार बताए, उसकी एक्सप्लेन थ्योरी अगर आप देखते हैं तो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, मनोवैज्ञानिक से पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी एक को छोड़कर, तो कौन सा छोड़ना होगा। ए ऑप्शन है भाषा, तो लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल बताया इन्होंने। सेकंड है सृजनात्मकता, सृजनात्मक मतलब कुछ नया करना, नए तरीके से खोज करना। थर्ड है अंतर्वैयक्तिक कौशल, फोर्थ है अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने भाषा के बारे में भी बताया, अंतर्वैयक्तिक कौशल के बारे में और अंतर्वैयक्तिक संबंध के बारे में, लेकिन जो सृजनात्मकता है उसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने कोई जिक्र नहीं किया। तो सिर्फ एक को छोड़कर, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि सृजनात्मकता को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए, अमूर्त स्तर पर चिंतन का मतलब है, अमूर्त का अर्थ क्या होता है कि जो चीजें हमारे सामने नहीं होती, हम टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होता है मूर्त। अमूर्त होता है जो हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे विचारों में होता है। तो बच्चा किस अवस्था में करने लगता है, तो खुद से सोचने वाली बात है कि चिंतन, विचार, ये सारी चीजें बच्चे की शैशवावस्था से तो अप लेवल का अगर बच्चा होगा तो ही आएंगी, क्योंकि शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, या फिर पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष, या फिर औपचारिक अवस्था 11 या 11 से अबाउट, किशोर अवस्था भी हम कह सकते हैं। तो देखिए, बच्चे में अमूर्त स्तर पर चिंतन आप सोच सकते हैं स्टार्टिंग लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। ए ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ है संवेदी पेशीय अवस्था। तो देखिए, बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा अमूर्त चिंतन के लिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष। कई बार क्या आता है क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स करके घुमा के पूछा जाता है, कई बार क्या होता है बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या बनता है इस क्वेश्चन से कि पियाजे के अनुसार जो बौद्धिक क्रियाएं हैं, समस्या समाधान है, ये सारी किस अवस्था में होती है। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता था, बन चुका है प्रीवियस ईयर। अगर आप पेपर उठाकर देखते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है पियाजे द्वारा बाल विकास की, दूसरी अवस्था कौन सी होती है। तो देखिए, अगर इनके बाय नेम सीक्वेंस में देखते हैं तो सबसे पहली होती है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इनके अगर एज की बात करें तो बिल्कुल सही है, संवेदी परक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 16 वर्ष तक की। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है उसमें बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो वह विकास की किस अवस्था में है? देखिए, ये अवस्था से क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें कि किस एज में या फिर किस अवस्था में बच्चा किस तरीके की एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है। तो देखिए, 13 वर्ष का बच्चा है, तो बाकी चीजें अगर आप ध्यान ना भी दें तो सिर्फ एक चीज पर फोकस करें कि 13 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में आए। तो उसकी हैबिट आप देख सकते हैं कि बात बात पर अपने से बड़ों को जो है झगड़ा करता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो ए ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ बात हो रही है 13 वर्ष की, तो बाल्यावस्था भी नहीं होगा, युवावस्था भी नहीं और प्रारंभिक बाल्यावस्था भी नहीं होगा। 13 वर्ष का मतलब है 11 साल से ऊपर का बच्चा जो किशोर अवस्था की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? देखिए, साधन संपन्न का मतलब नहीं है कि टीचर के पास बहुत सारे साधन उपलब्ध होने चाहिए। इसका मतलब है कि टीचर में एक टीचर होने के सभी गुण मौजूद होने चाहिए। तो इसके लिए ए ऑप्शन रहेगा कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि जो टीचर है वो ज्यादा अमीर होगा तो बच्चों को ज्यादा ज्ञान दे पाएगा। उसको जितनी नॉलेज होगी या फिर जो गुण होंगे एक टीचर में, जो क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही वो जो टीचर है उसको हम साधन संपन्न कह सकते हैं। बी ऑप्शन है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। इस चीज की भी बिल्कुल जरूरत नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो देखिए, टीचर का मतलब बहुत ज्यादा नाम हो, ये चीज भी ज्यादा मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की नॉलेज या फिर उसका पर्याप्त ज्ञान टीचर को होना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो जो टीचर है वो साधन संपन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? मतलब जो बच्चे होते हैं आपस में वो एक दूसरे से किस चीज में अलग होते हैं? ए ऑप्शन है विकास की दर में, सेकंड है विकास कर्म में, थर्ड है विकास की सामान्य क्षमता में, फोर्थ है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में अलग अलग हो सकते हैं। विकास की का जो कर्म है, तरीका है, सीक्वेंस है, वो सबका सेम होता है कि जो विकास है वो एक कर्म में चलता है, सामान्य क्षमता भी विकास के सिद्धांत। लेकिन जो विकास की दर है वो अलग अलग हो सकती है बच्चों में, क्योंकि किसी बच्चे का आपने देखा होगा डेवलपमेंट अचानक से हो जाता है, किसी बच्चे का जो है रुक कर या फिर देरी से होता है। कुछ बच्चे मान लीजिए 15 वर्ष की एज तक जो है उनकी प्रॉपर हाइट जा चुकी होती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। कुछ बच्चे होते हैं जिसके 10+ होते ही जो है हाइट बिल्कुल रुक जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी अचानक 15 साल होने पर ही इंक्रीज होती है, उससे पहले एकदम रुकी सी रहती है। तो जो विकास का डेवलपमेंट का दर होता है वो सबका अलग अलग होता है, सबका सेम नहीं होता, लेकिन कर्म सबका सेम होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा कि बच्चों में विकास की दर अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र क्या होता है? ए ऑप्शन है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, सेकंड है साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, थर्ड है मन का चित्र बनाने से, फोर्थ है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से। तो देखिए, मन का मानचित्र, ये वर्ड आप बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है सीटेट में। तो देखिए, मन का मानचित्र ना ही मन का चित्र बनाने से, ना ही साहसिक कार्यों से, ना ही समझ बढ़ाने से। डायरेक्ट इसका संबंध होता है कि बच्चे के मन में जो चीजें चल रही हैं, जो सोच रहा है, जो विचार है, उनको एक क्रिया का रूप दिया जाए, मतलब उससे रिलेटेड कोई कार्य किया जाए मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो टीचर है वो बच्चों में सामाजिक मूल्यों को किस तरीके से विकसित कर सकता है? ए ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, सेकंड है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, थर्ड है आदर्श रूप से बर्ताव कर, फोर्थ है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए, सामाजिक मूल्यों का डेवलपमेंट करना है बच्चों के अंदर, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा कि उनके साथ काफी अच्छे तरीके से बर्ताव किया जाए, टीचर का बच्चों से बिहेवियर अच्छा हो,
ताकि बच्चे ऑटोमेटिक सामाजिक मूल्यों का जो विकास है बच्चों में वो अपने आप हो जाए। उसके लिए अलग से भाषणबाजी या फिर क्विज या फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर टीचर स्वयं से अपना बिहेवियर बच्चों के साथ अच्छा रखता है तो सामाजिक मूल्यों का डेवलपमेंट बच्चों में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए अलग से कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? आपने कई बार सुना होगा कि खेल खेल में सीख लेना। तो वो चीज क्या है कि बच्चे खेल खेल में जितना सीख लेते हैं उतना, मतलब डायरेक्ट अगर कक्षा में बैठाकर बच्चों को किसी दबाव में बच्चे महसूस करके दबाव में पढ़ते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि बच्चे खेल खेल में कुछ सीख लें। तो प्लेग्राउंड में जो चीजें एक्टिविटी होती हैं उनके माध्यम से अगर बच्चा कुछ सीख पाता है तो सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। तो इसमें पूछा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों चाहिए, क्यों उचित है? ए ऑप्शन है, यह उनके शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। सेकंड है, शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। देखिए टीचर का काम आसान होता है, इसलिए बच्चे जो है खेलने जरूरी नहीं होते। थर्ड है, यह समय बिताने में सहायक होगा। बच्चों के टाइम पास के लिए भी बिल्कुल भी नहीं, गलत ऑप्शन है। फोर्थ है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। देखिए यहाँ बात हो रही है खेल की, प्ले। जो खेलना है वो शारीरिक संतुलन के साथ साथ सहयोग की भावना का भी विकास करता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए कई बार क्या होगा, सीटेट के पेपर में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जिनको आप देखते ही हटा सकते हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन बचते हैं वो ऐसे रहेंगे जिनमें आप कंफ्यूज रहेंगे। तो ऑप्शन हमेशा वो ही सेलेक्ट करें जिसमें पहले वाला ऑप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ शारीरिक रूप से सशक्त बनाने की बात हो रही है और डी ऑप्शन में सहयोग और शारीरिक संतुलन दोनों की बात हो रही है। तो बेस्ट ऑप्शन वही होगा जो ज्यादा ब्रॉड होगा, अपने अंदर ज्यादा चीजें समाहित कर रखी होंगी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ए ऑप्शन इसके अंदर ही आ जाता है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनके लिए बच्चों के लिए क्या चीज ज्यादा बेहतर रहती है? ए ऑप्शन है वीडियो अनुरूपण, कि जो भी टॉपिक है उसको वीडियो के माध्यम से बच्चों को समझाया जाए, दिखाया जाए, ऑडियो विजुअल। सेकंड है प्रदर्शन, कि करके दिखाया जाए। थर्ड है श्रम के द्वारा किया गया अनुभव। ये तो सबसे बेस्ट है कि बच्चे स्वयं से अपने हाथ से कोई क्रियाकलाप करते हैं जिसको हम हस्तपरक गतिविधि बोलते हैं। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बच्चा स्वयं से कोई कार्य करे या फिर अपने स्वयं के कुछ अनुभव साझा करे। डी ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए प्राइमरी लेवल पर तीनों ही ऑप्शन बेस्ट हैं, वीडियो द्वारा भी, प्रदर्शन द्वारा भी और स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो इसके लिए डी ऑप्शन जिसमें दिया गया है ये सभी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए? ए ऑप्शन है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने के प्रयास। सेकंड है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश। सी है उपरोक्त दोनों। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें। व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में पूछा है टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो देखिए टीचर को बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, उसकी योग्यता को जानने का प्रयास भी करना चाहिए। ए ऑप्शन भी सही है। सेकंड है कि बच्चे के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर ले या कह सकते हैं मेथड चेंज कर ले, तो वो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करें। तो जो सी ऑप्शन है जिसमें दिया गया है कि उपरोक्त दोनों, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। तार्किक रूप से सोचना होता है तर्क वितर्क, मतलब किसी चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में सोच सके, जैसे यस और नो। तो वो हो गया उसके ऊपर तर्क वितर्क करना। तो इस तरीके की सोच अगर बच्चे में हो जाती है तो पियाजे के चरणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ए ऑप्शन है सेंसरी तंत्रिका तंत्र। सेकंड है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया। थर्ड है मूर्त संचालन प्रक्रिया। फोर्थ है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो देखिए तार्किक रूप से बच्चा तभी सोचने लगता है जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। मूर्त संचालन प्रक्रिया जो होती है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो का नोटिफिकेशन आते ही वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस टाइम पे आपके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है सीटेट के पेपर के लिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।